सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। अचानक घर में हुई मौतों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। सबसे पहले मौत हुई टुकाई की। 6-7 साल का बच्चा टुकाई छत में खेलते खेलते अचानक पांव स्लिप होने की वजह से छत से नीचे गिर गया था। उसकी मौत से उसकी मां को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा और उसने बिस्तर ही पकड़ लिया और यह बिस्तर पकड़ना उसकी अंतिम यात्रा बन गई। टुकाई और उसकी मां की मौत में 1 से 1.5 महीने का अंतर था। फिर अचानक 2 महीने बाद बरसात के दिन पता नहीं घर की वायरिंग में क्या गड़बड़ी हुई, घर के वृद्ध पुरुष मेरे बड़े पापा करंट से उनकी मौत हो गई। जिस वक्त उस कमरे में थे उस वक्त आसपास उस कमरे के कोई भी न था। इस कारण कोई भी इस घटना के बारे में जान ही नहीं पाया। बाद में जब कमरे का दरवाजा खुला तो उनकी लाश सबको मिली और इसके बाद अगली मौत थी घर के एक नौकर की। रात में काम धाम करके ठीक ठाक ही सोया था, मगर सवेरे उसकी लाश मिली। हार्ट फेल, डॉक्टर ने यही कहा था। मगर हम सभी आश्चर्यचकित थे। नौकर की उम्र अभी इतनी नहीं थी कि हार्ट फेल हो। फिर अचानक मौत की कोई उम्र नहीं होती है। मौत कब किस जगह किस पर आ जाएगी यह कहा नहीं जा सकता। ये शब्द थे बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर के। इस वजह से हमें उनके ये शब्द मानने ही पड़े। इसके बाद जीवन चलता रहा। मैंने अपने आप को इन सभी बातों से ऊपर रखकर घर को संभालने की भरसक कोशिश की। परिस्थितियां घर की सामान्य ही चल रही थी। वैसे भी मनुष्य जीवन का ये बहुत बड़ा सत्य है कि जीवन चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उसी तरह से नौकर बाजार जाते, सामान लाते, समय पर खाना बनता, खाने के लिए बुलावा आता। जिन लोगों को ऑफिस जाना है वो ऑफिस चले जाते, बाकी सभी अपने कामों में व्यस्त हो जाते। मगर घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। घर में इतने सारे सदस्य होने के बाद भी अजीब सी वीरानी थी। लोग चलते फिरते बातें करते, मगर सारे आवाज जैसे धीमे हो गए थे। घर में भी ऐसा लगता था जैसे किसी ने अदृश्य कालीन बिछा दिया है। इस वजह से फर्श पर चलने से पैरों की आवाज नहीं आती है, वरना सीढ़ी पर चढ़ने से इतनी धीमी आवाज कभी आती है क्या? लोग भी एक दूसरे से नजरें मिलाने से डरने लगे थे। नजरें मिली और मन के अंदर बांधा हुआ बांध फूट पड़ा तो एक और बात थी। सबके मन में यही खटका था, अब किसकी बारी? नजरें मिलने से कहीं ये प्रश्न एक दूसरे से हो जाता और शायद इसीलिए सब एक दूसरे से दूर दूर रह रहे थे। फिर एक दिन एक नए बिहारी नौकर को काम पर रखा गया, मगर उस रात उसकी चीख सुनकर हम सभी चौंक पड़े थे। दौड़कर रसोई में गए तो देखा वो एक जगह बैठकर थर थर कांप रहा है। बाबू बाबू, ये घर में परी थे, ये घर में परी था बाबू, बाबू ये घर में परे थे। क्या कहकर वो जिस तरफ उंगली दिखा रहा था उस तरफ एक बड़ा सा कदम का पेड़ था। रात के घने अंधकार में उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई इंसान खड़ा है। शायद इसे देखकर ही वो डर गया था। मैंने उसे समझाया कि भूत प्रेत कुछ नहीं है, वो पेड़ और अंधेरे को देखकर डर गया है।
मगर उसने कहा, बाबू घर में परीत है और एक नहीं दो, एक आदमी एक औरत। मैंने फिर कहा, अरे कोई इंसान उधर से गुजर गया होगा जिसकी परछाई तूने देख ली होगी। मगर आगे वो और कुछ कहता, इससे बचने के लिए मैं उसे अपने कमरे में ले गया। रात भर वो वहीं जमीन पर सोकर बिता दिया और अगली सुबह काम छोड़कर चला गया। मगर जाते जाते बोल गया, बाबू बाबू मानो, एक घर में परीत है, एक घर में परीत है। इसके बाद से घर के लोगों के मन में एक और डर जमता जा रहा था। मैंने सबके मन से डर भगाने के लिए कहा, अरे वो बदमाश था, यहाँ ढंग से काम नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए भूत प्रेत का बहाना करके भाग गया। भागना तो उसे था ही, नया बहाना डाल दिया। मगर आश्चर्य की मेरी बातों पर किसी ने प्रतिकार नहीं किया। अगर ऐसा होता तो तर्क वितर्क करके और कुछ कुछ बातें कहकर उनके मन से डर हटाता, मगर सबने चुपचाप मेरी बात मान ली। मैं समझ गया था सब अपने मन में डर को पालते जा रहे हैं। सबकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी सब बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए एक दिन मैंने कहा, एक काम करते हैं ना, सब मिलकर कुछ दिन बाहर घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं एक साथ बाहर नहीं गए। असली में मैं सबको कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर ही भेजना चाहता था। गांव में हमारा एक घर था। मेरी बात पर हालांकि सब खुश तो नहीं हुए, मगर विरोध भी नहीं किया। मैं सबको गांव के घर में छोड़कर खुद वापस घर आ गया। अब मेरे साथ इस घर में एक नया नौकर था जो पुरानी घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कुछ दिन सब कुछ ठीक ही चला, मगर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं, हल्की सर्दी खांसी बुखार। मगर जब 8-10 दिन बाद भी मैं बिस्तर से उठने में असमर्थ रहा तो डॉक्टर को घर ही बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करके कहा, देखो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, मगर मुझे लगता है नर्वस शॉक का लक्षण है। नर्वस शॉक की व्याख्या डॉक्टर ने कुछ इस तरह की कि बहुत दिन तक मानसिक वेदनाएं भुगतने के पश्चात तुम्हारी जो चेतना तंतु है वो सब एक साथ शिथिल हो गई है। इस वजह से तुम्हें कुछ असामान्य सा लगेगा, बीमार सा लगेगा, मगर कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन तक मन को शांत रखो और चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहो। धीरे धीरे दवाइयों के चलते सब कुछ सामान्य होने लगेगा। वैसे डॉक्टर की बात भी सही थी। पिछले कुछ समय से परिवार पर जो परेशानियां गई, ऐसे में मेरे पास समय ही नहीं था कि उन परेशानियों को लेकर मैं भी कुछ दुखी होता। एकांत में बैठकर आंखों से 2 बूंद पानी गिराता। मगर अब जब घर खाली मिला है तो मन में जमा वो सारा खोह उभर कर आ रहा है और उसी ने शायद पूरे शरीर को शिथिल कर दिया है। कोई ज्यादा हैवी डोज दवाइयां नहीं थी, सिर्फ एक ही इलाज था कि चुपचाप सोए रहूं। इसलिए मैं भी डॉक्टर की बात मानकर चुपचाप सोया रहता था और शरीर भी इतना कमजोर हो गया था कि उठने की ताकत भी नहीं थी। हमारा ये घर काफी बड़ा है, कमरे बहुत सारे हैं। अभी वैसे 1-2 कमरों को छोड़कर सब बंद है, मगर जब सारा परिवार यहाँ रहता है तब भी कुछ कमरे बंद ही रहते हैं। मेरा कमरा घर के पश्चिमी तरफ है। यहाँ से एक खिड़की है जिससे मेन रोड दिखाई देता है। रात में स्ट्रीट लाइट की रोशनी कमरे में आती है। बरसात और बसंत ऋतु में खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा आती है। मैं 3-4 तकिए लगाकर सिर ऊंचा करके बिस्तर में लेटे रहता था। जैसे जैसे थकान बढ़ती जाती, तकिए कम होते जाते और जब आखिरी तकिया आ जाता तब मैं सो जाता। मेरी दिनचर्या भी यही थी। रात में सोकर बिताता, दिन भर किताबें वगैरह पढ़ता और कुछ काम वाम कर लेता ऑफिस का। इसी बीच नौकर खाना, दवाइयाँ और कुछ लेटर्स वगैरह दे जाता। बाकी समय ईमेल वगैरह चेक करने में निकलता जा रहा था। वैसे नौकर मेरे कमरे में बहुत कम ही आता था। उसके चलने फिरने की आवाज़ और
सामान वगैरह की आवाज से पता चलता था कि नीचे तल में वो काम कर रहा है। अब आता हूं उस दिन की बात पर, या कहूं उस रात की बात पर। मेरे जीवन का वो अंधकार भरा अनुभव जिसे लोग सुनकर कहते हैं अरे वो नर्वस शॉक के अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के नर्वस शॉक वर्ड से आगे कोई समझना ही नहीं चाहता। मगर किसी के जीवन में घटी किसी सच्ची घटना को नर्वस शॉक कह देना जितना आसान है, उसकी वास्तविक व्याख्या कर पाना उतना ही मुश्किल। पहले अनुभव को मैं भूलना चाहता था मगर भूल नहीं पाता था। कितना भयानक अनुभव होता चला गया था वो धीरे धीरे। मौत के बिल्कुल पास से लौट कर आया था मैं। उस रात बिस्तर में लेटे लेटे अचानक मैंने खिड़की पर एक बड़ा सा चेहरा देखा। एक पल को मैं चौंक उठा था। पहले सोचा सपना देख रहा हूं, मगर आंखें मलकर खुद को चूंटी काट कर देखा तो नहीं, मैं जाग रहा हूं। मैंने उठना चाहा मगर उठ ना सका। चीखना चाहा मगर गले से आवाज ना निकली और कमरे की लाइट जलाने की कोशिश भी बेकार रही। खिड़की में एक सर था। उसका आंख नाक होंठ कुछ भी नहीं दिख रहा था, मगर समझ में आ रहा था कि वो एक सिर है। डर के मारे हार्ट फेल होने की स्थिति थी कि तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरी जिसकी तेज रोशनी आकर पड़ी खिड़की पर, और अगले ही पल कहां सिर, ये तो वही बड़ा सा कदम का पेड़ है। और मैं उसे सिर समझ रहा था। दिल की धड़कन सामान्य होने ही वाली थी कि अचानक दिमाग में एक बात कौन गई। पिछले 30 साल से वो कदम का पेड़ हमारे घर में है। आज तक तो उसे कभी इंसानी सिर समझकर मैंने नहीं देखा। आज अचानक क्यों? फिर डॉक्टर की नर्वस शॉक वाली बात याद आई। किताबों में पढ़ा था कि ऐसे में इंसान को कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देती जो वास्तव में नहीं होती हैं। मन में वही बात कौन गई। गला सूख रहा था। उठकर पानी पीने के लिए गया। मेरे पास ही के टेबल में जग भर पानी रखा रहता है। जग उठाकर ग्लास में डालने गया, चौंक पड़ा। अरे जग तो खाली है। मैंने इससे पहले पानी पिया था क्या? नहीं, तो फिर कौन पानी पी गया? फिर मन में आया नौकर ने काम चोरी करनी शुरू कर दी। पानी रखना भूल गया होगा। बिना पानी पिए ही बिस्तर में लेट गया। धीरे धीरे नींद आने लगी। जब लोगों से इस बारे में डिस्कस की तो सबका यही कहना था, कुछ देखा था क्या? मुझे नहीं कहना पड़ा और बस शौक की थ्योरी और ज्यादा विस्तृत होने लगी। मगर शायद देखा था कहना ही ज्यादा सही होता, क्योंकि जो सशरीर आपके सामने है उसके साथ तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर जो लोग अशरीरी हैं उनसे निपटना इतना आसान नहीं होता है। अब से कहानी के अंत तक मैं अपने उस दुश्मन को अशरीरी ही बुलाऊंगा। उस दिन रात को अचानक नींद टूट गई। घड़ी में देखा 1:30 बज रहे थे। दिल धक कर उठा। कहीं वो सिर्फ फिर तिरछी आंख से कदम के पेड़ की तरफ देखा तो उसके पत्ते हवा में हिल रहे थे। हाँ, नहीं, आज कुछ नहीं है। खुद पर बहुत गुस्सा आया। ये कैसा डरपोक होता जा रहा हूं मैं। उठकर पानी पीना चाहा, मगर ये क्या, जग फिर खाली। कल रात को वो सिर देखने के बाद लगा था वही पानी पी गया है, मगर आज रात भी पानी का न होना नौकर की ही बदमाशी हो सकती है। अतः उसे सबक सिखाने के लिए रात को ही जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगा।
उसे बुलाने का दूसरा लक्ष्य अपने मन के डर को पूरी तरह हटाना भी था। मगर नौकर ने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब विश्वास करिए, मैं अपने हाथों से जग में पानी भर के रखा हूं और ये प्लेट ढका है। मैंने देखा जब मैं जग से पानी लेने गया था तब सच में वही प्लेट था। इसी तरह से बात निपटाई, मगर बिस्तर में लेटते ही 1000 तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। आखिर पानी गया कहाँ? क्या अपने ही अनजाने में मैं उठकर पानी पी जाता हूं? अतः दिमाग में सोचा कल से अच्छे से पानी पीकर सोऊंगा, तो फिर नींद भी नहीं टूटेगी और ये सब फालतू के विचार भी नहीं आएंगे। अगले दिन भर काम में इन सब बातों को सोचने का समय न मिला, और अगर सोचता भी तो हंसी ही आती। अगली रात अच्छी तरह पानी पीकर सोया, इसलिए रात को जागना नहीं पड़ा। भोर के करीब नौकर चाय लेके आया। आते ही साथ उसने कांच के जग की तरफ तिरछी नजर से देखा। मैंने भी मुड़कर देखा। आश्चर्य, जग पूरी तरह से खाली था और जिस ढक्कन से जग ढका रहता था वो नीचे टेबल पर रखा था, और जग ढका हुआ था एक अधखुली किताब से। मिश्र की मम्मियों के विषय में यह किताब, मगर ये तो नीचे लाइब्रेरी में थी। इसे उठाकर मेरे कमरे तक कौन लेकर आया? मतलब रात में कोई मेरे कमरे में आता है, पर ये कैसे संभव है? मैं रात को सोने से पहले अपने हाथों से दरवाजा बंद करता हूं और भोर को खुद उठकर ही दरवाजा खोलता हूं। अतः मैंने बहुत दिनों बाद अपनी अलमारी में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर अपने तकिए के नीचे रख ली। मन में यह भी आया कि अकेले रहने की वजह से शायद मेरा नर्वस शॉक बढ़ता जा रहा है। लोगों से मिलने बात करने से यह सब सामान्य होगा, मगर मैं अकेला रहने वाला इंसान, दोस्तों की बहुत बड़ा समूह मेरा नहीं है। जो दोस्त हैं वो सब अपने कामों में व्यस्त हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि मेरे साथ आकर समय बिताएं। धीरे धीरे अशरीरी के प्रभाव से मैं ग्रस्त होने लगा। अब रात के साथ साथ दिन भी मेरे लिए असहनीय होने लगे। दिन के समय भी ऐसा महसूस होता जैसे पास के कमरे में कोई फुसफुसाकर बातें कर रहा है, जबकि मैं जानता था कि इस वक्त घर में मेरे और नौकर के अलावा और कोई भी नहीं है। हालांकि कई बार मैंने कमरे में जाकर देखकर भी आया था, ये जानते हुए कि वहां कोई नहीं होगा। मगर धीरे धीरे मेरे शरीर की दशा और बिगड़ने लगी या मेरी ताकत बढ़ने लगी, ये मैं कह नहीं सकता। इंसान कुछ दूरी तक की बातें ही सुन सकता है, मगर मैं जैसे श्रवण शक्ति में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लगा था। अपने घर में बैठे बैठे अड़ोस पड़ोस के घरों में क्या हो रहा है और धीरे धीरे हमारे कॉलोनी से 4 कॉलोनी दूर क्या हो रहा है, यह सब मुझे सुनाई देने लगा। एक दिन गांव से खत आया। सारे लोग मिलकर पास ही के पिकनिक स्पॉट में जाकर पिकनिक मना आए। जवाब में मैंने लिखा, हाँ, यह बात मेरे लिए कोई अनजानी नहीं। और जब पिकनिक स्पॉट में वो लोग घूम रहे थे तो दिन के समय ही पेड़ में उल्लू बोल रहा था। पत्र पढ़कर सभी आश्चर्यचकित हुए। पत्नी ने जवाब में लिखा था, उल्लू की बोली अगर सुननी है तो यहीं चले आओ ना। मेरे लिए उल्लू की बोली सुनना कोई बड़ी बात नहीं थी, कि मैं तो अपने घर में बैठे बैठे ही उस बोली को सुन चुका था। मगर अशरीरी के हाथ से 4 लोगों के बीच रहकर बच सकूंगा, यही सोचकर सारा घर नौकर के हवाले कर गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचा तो सब मुझे देखकर आश्चर्यचकित थे। 1000 तरह के प्रश्न होने लगे। अरे ये क्या,
ये 2 महीने में ही 6 महीने जैसा बीमार हो गया। देख तो, न बाल काटा न दाढ़ी काटी, आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे, क्या हो गया तुझे? डांट डपट खाने के बाद मैं वही गांव में रहने लगा। हमारा गांव पहाड़ी गांव है और हमारा घर पहाड़ के ऊपरी सिरे पर है। इस वजह से यहाँ की बालकनी में बैठकर ऐसा लगता है जैसे किसी थिएटर की ऊंची सी सीट में बैठा हूँ। नीचे सारा दृश्य चल रहा है। एक तरफ घने खेत हैं जिसमें लोग काम करते हैं, दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे गांव हैं और तीसरी तरफ एक बड़ी पहाड़ी है जहाँ पर सुंदर जंगल की रेखाएं फैली हुई है। सूरज की रोशनी यहीं से उगती और यहीं डूबती है, इन्हीं पेड़ों पर फैलती है। मैं बालकनी की सीट में बैठे थिएटर में पिक्चर देख रहे किसी इंसान की तरह दिन भर इन्हीं चित्रों को देखता रहता था। कभी कभी ट्रेन की सीटी यहाँ के सन्नाटे को तोड़ जाती। एक दिन हम कुछ लोग दूर घूमने निकले। घूमते घूमते थकावट हो आई थी, चाय पीने की इच्छा जाग रही थी। हम अपने साथ छोटा सा स्टोव, केतली, पानी, चाय, शक्कर सब ले आए थे। लाना भूल गए थे दूध। अचानक मैंने कहा, अरे वो दूर ग्वाले और गाय हैं, चलो वहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ से दूध मिल जाए। मगर सब चौंक पड़े। कहाँ ग्वाले, कहाँ गाय, कहाँ से दिख रहा है तुझे? एक तो चाय पीने की इतनी इच्छा हो रही है, ऊपर से दूध नहीं मिल रहा है और इसको मजाक सूझ रहा है। किसी ने कहा, लोग रेगिस्तान में मृग तृष्णा देखते हैं, तू पहाड़ में गौ तृष्णा देख रहा है। आंखों में दूरबीन लग गई है क्या? यही से सब कुछ दिख रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लड़ो मत, चलो ना उस तरफ चलते हैं, जाकर ही देखा जाएगा मुझे दिख रहा है या तुम्हें नहीं दिख रहा है। हम सब उसी ओर चल पड़े और करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद आश्चर्यजनक तौर पर ग्वालों और गायों का झुंड हमें दिखाई दिया। सब चौंक पड़े। पत्नी बोली, ये क्या? 1 किलोमीटर दूर से तुम्हें ये सब कैसे दिख गया? क्या इसीलिए तुम्हारी आंखें ऐसी चमक रही हैं? दूसरे दोस्तों ने कहा, अरे इसमें अजीब बात क्या है, पहाड़ों में तो गाय और ग्वाले ही मिलेंगे, वही सोचकर ये कह रहा होगा। नहीं, मगर ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पत्नी का डर बेवजह नहीं था। मेरे मन में भी शंका जाग उठी कि मेरी सुनने की ताकत ही सिर्फ नहीं बढ़ गई है, मेरी देखने की ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। यहाँ आकर सोचा था अशरीरी से दूर हो जाऊंगा, मगर अब लगता है यहाँ भी मैं उससे दूर नहीं। मगर मेरे शरीर की क्षमताओं को इस तरह बढ़ाकर उसे मिलेगा क्या? क्यों वो मुझे इस तरह की शक्तियाँ दे रहा है? यहाँ पर सबके पास कुछ काम था नहीं, हो हल्ला, ताश खेलना, कैरम खेलना, यही सब कुछ चलता था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए घर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे जाकर मैं बैठ जाता, जहाँ से बाहर पहाड़ी जंगल पूरा दिखाई देता। एक दिन मैंने अपनी शक्ति की परीक्षा करने की सोची। आश्चर्य, मेरे सामने जैसे दूर में जंगल नहीं, पूरा जंगल मेरे पास आ गया है। जंगल का एक एक पेड़, उसकी तने, उसकी पत्तियां, सब कुछ मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। अपनी इस शक्ति से मैं खुद ही बहुत ज्यादा डर गया। मगर धीरे धीरे सब कुछ और विकट होता जा रहा था। रात में भी सब काफी देर तक हो हल्ला वगैरह करते थे, इसलिए मैंने अपने सोने के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की थी। जब मैं वहाँ सोने चले जाता तब उस समय कमरे में कोई ना होता। कमरे में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी। पता नहीं मुझे उस पेंटिंग को देखकर क्यों अच्छा नहीं लगता था। मन में आया पेंटिंग को उतरवा दूं। उसकी कोई ज़रूरत वहाँ थी नहीं, मगर वो ना हो सका। उस दिन रात जब सोने गया तो मन में आया कि पेंटिंग को कम से कम दीवार की तरफ घुमाकर उसका पिछला हिस्सा सामने रखूं, ताकि वो मेरे नज़रों में ना पड़े। मगर फिर क्या सोचकर वो भी नहीं किया। मगर जब अगली सुबह उठा तो मैं चौंक पड़ा। पेंटिंग दीवार की तरफ घूमी हुई थी। पेंटिंग इतनी भारी थी कि साधारणतः हवा से तो ऐसे नहीं घूम सकती थी। तो फिर मेरे मन की इच्छा किसे पता चल गई
और किसने पेंटिंग को इस तरह से घुमा दिया, मगर मेरे कमरे में आया कौन और कैसे? कमरे का दरवाजा तो अब तक अंदर से बंद है, तो क्या मैं नींद में चलकर ये सब करता हूं? फिर लगा नहीं, ये उसी अशरीरी का काम है। चुपचाप फोटो सीधी कर दी, किसी को कुछ नहीं कहा, कहकर भी कोई फायदा नहीं था। कोई मेरी बात मानता क्या? कहता तो शायद लोग यही समझते कि मैं मजाक कर रहा हूँ या अपने आप को बहुत ज़्यादा शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे लोगों का संग मुझे बुरा लगने लगा। दिन भर मैं घर से दूर पेड़ के नीचे बैठा रहता। अचानक ही एक और बात मेरे साथ होने लगी। मुझे मरने की इच्छा करने लगी। ऐसा लगता जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और फिर एक बात दिमाग में आती कि मरने से पहले इंसान में इस तरह की शक्ति बढ़ जाती है, तो क्या ये लक्षण इस बात का प्रमाण है कि मेरी मृत्यु बहुत जल्द आने वाली है? फिर पिस्तौल की बात याद आती। उसे मैं अपने साथ ही ले आया था। एक और कारण था मरने का। गुस्सा आता था। लगता था मरकर अशरीरी के साथ उसी के जैसा बनकर युद्ध करूं और उसे परास्त करूं। यही एक माध्यम उसे पराजित करने का। रात को सोते हुए कमरे में किसी के चलने की आवाज आती। तुरंत उठकर लाइट जलाता, मगर कमरे में कोई न होता। मगर हाँ, नजर उस तस्वीर पर पड़ते ही चौंक उठता। वो दीवार की तरफ घूमी हुई मिलती। ऐसे ही चलते चलते एक दिन घर के सभी लोगों के साथ मेरी बहुत जोरदार लड़ाई हो गई। हालांकि अभी मानता हूं कि दोष मेरा ही था, मगर मैं उन सब से लड़कर घर छोड़कर निकल पड़ा था। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मैंने महसूस किया कि अशरीरी इस वक्त भी मेरे साथ ही है। कंपार्टमेंट करीब करीब खाली था। मेरा एक ही सहयात्री था जो इस वक्त कंपार्टमेंट में नहीं था। हाँ, उसका सामान ज़रूर रखा था। बाथरूम की जलती लाइट ने मुझे बताया कि शायद वो वहाँ गया है। मैं कुछ देर के लिए चुपचाप सो गया। नींद खुली तो ट्रेन किसी स्टेशन से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। सामने देखा, अब भी मेरे सहयात्री का सामान ही था, वो नहीं, और बाथरूम की लाइट उसी तरह जल रही। अभी क्या वो बाथरूम में ही है? मगर इतनी देर से वो कर क्या रहा है? मन के प्रश्न को मैं रोक ना सका और उठकर बाथरूम की तरफ चल पड़ा। कान लगाकर सुना, बाथरूम के अंदर कोई गुनगुना रहा था। घिसे हुए कांच में इसकी आकृति नजर आ रही थी। मैंने जोर से दस्तक दी। अरे कोई है क्या? अंदर क्या कर रहे हो? मगर कोई जवाब नहीं। मैं परेशान सा हो गया। मैं जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा, दरवाजे में धक्का देने लगा। अचानक ही दरवाजे की चिटकनी खुल गई, मगर गेट नहीं खुला। महसूस किया जैसे कोई अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर दरवाजे को खुलने से रोके खड़े हुए हैं। हालांकि उसे परेशान करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, मगर आवाज़ देने पर जवाब न देने और दरवाजे को इस तरह रोक के खड़े होने पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं जोर जोर से दरवाजे में धक्का देने लगा और इसके साथ ही मेरे सिर पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। तभी अचानक किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी। तभी एक व्यक्ति कंपार्टमेंट में आया। मुझे बाथरूम के गेट के पास इस तरह खड़े देखकर बोला, क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुल रहा है? उसके धीरे से धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। अंदर कोई भी न था। अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल टॉर्च चलाई और अंदर घुस गया, मगर अंदर की हालत देखकर समझ में आ रहा था कि यहाँ कोई भी नहीं था अब तक। ये भी क्या उस शरीरी का ही खेल है? तो क्या सामने की बर्थ पर रखे हुए सामान का मालिक भी वही शरीरी है? मैं डरते डरते बाथरूम से बाहर आ गया और रात भर उस व्यक्ति के साथ बैठकर गप मारते हुए बिता दी। मगर दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। जब मैं स्टेशन में उतरा तब तक सामान के मालिक को नहीं देख पाया था।
स्टेशन में पहुंचते पहुंचते 10 बज गए थे। वहीं से एक घोड़ा गाड़ी वाले से बात करके एक पुराने से घर के सामने उपस्थित हुआ। दरवान से पूछा, यहाँ कुछ दिन तक रहने के लिए मिल सकेगा क्या? हाँ बाबू, मिल जाएगा। कितना किराया लेंगे? जो आपको मन हो दे दीजिए। मैं खुश हो गया। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था? बर्तन वगैरह मैं दे दूंगा और एक आदमी भी लगा दूंगा जो पकाएगा, मगर यहाँ मांस मछली नहीं खा सकेंगे। अरे नहीं, मैं वो सब खाता भी नहीं हूँ। घर बहुत ही बड़ा और पुराने समय का था। आज के ज़माने में ऐसा घर कोई बनाता नहीं। घर के ठीक सामने गंगा नदी बहती थी। अभी पानी कम है, मगर फिर भी घर के बरामदे में बैठकर नदी स्पष्ट दिखाई देती। मुझे यहाँ 2 कमरे मिल गए थे। एक बैठने के लिए जिसमें चेयर टेबल वगैरह थी, और दूसरा सोने के लिए जिसमें एक बड़ा सा खाट था, और पास ही दीवार में लगा हुआ एक बड़ा सा आईना। रात में जल्दी खा पी कर सो गया। बहुत दिनों बाद गहरी नींद आई। सवेरे मन में खुशी थी कि चलो, शायद यहाँ आने से अशरीरी से पीछा छूटा। पिछले 3-4 महीनों से ऐसी गहरी नींद मुझे नहीं आई थी। जो मेरी मानसिक दशा थी वही शायद इसका कारण थी। नींद का होना और न होना दोनों ही मेरे लिए डर का कारण था। नींद नहीं होती तो शरीर में थकान और बुरा लगता, नींद होती तो अजीब अजीब घटनाएं होती। गिलास का पानी खत्म हो जाना, फोटो का घूम जाना, दोनों ही हालात अब मेरे लिए बहुत परेशानी भरे थे। दरबान ने भीगू नाम के एक लड़के को मेरे पास लगा दिया था। हर तरह का खाना पीना वो बना देता, घर की सफाई कर देता। एक तरह से मैं पूरी तरह निश्चिंत ही था। मेरा काम खाना पीना, सोना और घूमना ही था। दूसरे दिन घूमते घूमते अचानक मैं एक जगह में पहुंचा जो शायद कब्रिस्तान था। यहाँ की कब्रें अभी भी बहुत अच्छी हालत में थी। पास ही में एक झोपड़ी थी जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति से बात करके पता चला कि कब्रों की सुरक्षा के लिए उसके पास एक जागीर है, जिसकी कमाई से ही वो सब कुछ देखभाल करता है। एक समय इस जगह बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी की भयानक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में बहुत सारे मुस्लिम योद्धा मारे गए थे। हुमायूं जब राजा बना तो उसने इन कब्रों की सुरक्षा के लिए इस जागीर को दिया था। तब से लेके आज तक जागीर की कमाई से ही इन कब्रों को सुरक्षित रखा गया है। सामने गंगा नदी और इधर ये कब्रिस्तान। बहुत ही प्यारा वातावरण था। इतिहास को यहीं बैठकर शायद जिया जा सकता था। मैं वहीं बैठ गया। कितनी देर बैठा रहा पता नहीं। ध्यान भंग हुआ तो पाया आसमान में चांद उग चुका था। मैं घर चला आया। अगले दिन जब मैं घूमने निकल रहा था तो मैं चौंक पड़ा। अपने साथ लाए जूते मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं समझ गया तूने ही चुराया होगा, मगर जब उसे घर में खोजने लगा तो तब वो बाजार गया था। मैं दूसरी चप्पल पहनकर ही निकल पड़ा और फिर से उसी कब्रिस्तान के इलाके में गया। कब्रिस्तान के आसपास घूमते घूमते मैं एक जगह पर बैठ गया। तभी अचानक वो बूढ़ा आया और मुझे सलाम किया। क्या बात है, कुछ कहना है? बाबूजी, कल रात में 2 बाबू लोग यहाँ घूमने आए थे। उनमें से एक शायद अपने जूते यहाँ भूल गया है। आप थोड़ा पता करके जूते उसके मालिक को दे देंगे क्या? मैंने जूते मंगवा लिए, मगर जूते देखते ही साथ में चौंक पड़ा। ये तो मेरे ही जूते हैं। मगर अपनी आश्चर्य को उसके सामने प्रकट न करते हुए कहा, कौन लोग थे, कुछ बता सकते हो? बाबू, वो तो मैं नहीं बता सकूंगा। रात के अंधेरे में वैसे ही मुझे कम दिखता है। मैंने बस दूर से देखा था 2 लोग थे। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ। आप थोड़ा पता करिएगा ना। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल धक हो आया था। मैंने जूते कागज में लपेट लिए। घर आकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या रात में दोबारा वहां गया था? वैसे स्लीप वॉकिंग में आदमी ऐसा करता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं, मगर साथ में कौन था? कहीं वही अशरीरी तो नहीं? नहीं, अशरीरी होता तो कब्रिस्तान का चौकीदार उसे देख कैसे पाता? मगर अपने ही अनजाने में क्या मैं उसका
भ्रमण का साथी बन गया हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे इस बात का पता करना होगा, और इस बात को एक ही तरह से पता किया जा सकता था, रात में जागकर। मैंने तुरंत दिमाग में तय किया, अब से दिन में सो लिया करूँगा और रात में किसी हाथ में नहीं सोऊंगा। मगर रात में झपकी सी आ गई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर पूछा, कौन? मगर कोई आवाज न आई। फिर मैं जागकर बैठा रहा, मगर फिर शायद एक झपकी आ गई थी और फिर दरवाजे पर दस्तक। समझ गया, ये वही अशरीरी है। वो आज भी घूमने के लिए अपना साथी लेने आया, इसलिए इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। फिर इसी तरह चलते चलते रात बीत गई, मगर उसके बाद हर रात ऐसा ही चलने लगा। नींद और जागने के बीच जैसे मैं एक लड़ाई करता था रात भर। जैसे ही थोड़ी सी झपकी आती, दरवाजे पर दस्तक होती, नहीं तो किसी के चलने की आवाज आती। एक रात अचानक अपनी गर्दन के पास किसी के गर्म सांसों की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। कई दिनों तक किसी तरह चलते हुए मेरा शरीर और कमजोर होने लगा था। मेरे मन में बात आ गई, इस अनजाने शहर में मुझे मरना होगा, और बहुत जल्द मुझे मरना होगा। यही सोचकर निर्णय लिया, मरना ही है तो इस अनजाने शहर में क्यों मरूं, घर लौटकर मरूंगा। यही सोच ही रहा था कि अचानक किसी काम से सोने के कमरे में गया। चौंक पड़ा था। आईने में किसी की परछाई थी। जैसे ही गौर से देखा तो खाली आईना अपनी जगह लटका हुआ था। एक बार लगा मेरी ही परछाई दिख गई होगी, मगर अगले ही पल फिर सोचा, मैं जिस एंगल में खड़ा हूं मेरी परछाई आने में दिख ही नहीं सकती। तो फिर क्या देखा मैंने? मेरे मन में बात जम गई। मैं किसी अनजाने षड्यंत्र का शिकार होता जा रहा हूं। अगले दिन शाम को जैसे ही कमरे में गया, मैंने दोबारा देखा, स्पष्ट देखा, अपनी आंखों से देखा, आईने में किसी की परछाई थी, मगर कुछ सेकंड के लिए। मगर मैंने उसे देखा, ये मुझे पूरी तरह से पता है। फिर अचानक बात दिमाग में आई, कमरा तो पूरी तरह से अंधकार में है, मैंने अभी तक कमरे की लाइट नहीं जलाई है, फिर आईने में कैसे परछाई दिखेगी? तुरंत ही मैंने कमरे की लाइट जला दी। कमरा पूरी तरह से सुनसान था। अचानक ही मेरा डर कब गुस्से में बदल गया मुझे समझ में ही नहीं आया। शायद हमारे शरीर की यही प्रकृति है कि एक भावना दूसरी भावना में किसी गेट के माध्यम से परिवर्तित हो जाती है। मन ही मन गुस्सा चप गया। अगर मरना ही है तो अशरीरी के हाथ से क्यों मरूंगा? अपने हाथ से मरूंगा, सुसाइड करके मरूंगा और उसे परास्त करूंगा। दिखाऊंगा उसे कि उसकी कोशिशें असफल हो गई, वो मुझे नहीं मार सका, मैंने खुद को मार लिया। उसके हाथों से उसका शिकार छीन कर मरूंगा। मन ही मन कसम खाई, 1-2 दिन के अंदर अशरीरी के बारे में पूरी तरह से पता लगा के रहूंगा। अगर कर सका तो ठीक, नहीं तो सुसाइड करके रहूंगा। बस यही सोचकर लोडेड रिवॉल्वर अपने पास रखने लगा। मगर इसने सोचा था कि अगली 2 रातों में पता लगाने का फैसला करने वाला मैं उसी रात को मृत्यु का शिकार होने जा रहा हूँ। बरामदे में बैठकर नदी की तरफ से आ रही ठंडी हवा का सेवन कर रहा था कि अचानक कमरे में किसी के सीटी की आवाज आई। मेरे मन की भावना अत्यंत दृढ़ हो गई। एक बार मन में आया, गोली मार कर इसे मार डालूं, मगर तब भी उस गुस्से की हालत में समझ चुका था कि उसके साथ ऐसा करना संभव नहीं। इसीलिए मैं मरूंगा, उसके सामने ही मरूंगा। उसके हाथों से शिकार छूट जाएगा और वो निराश होगा, उसकी हार हो जाएगी और उसे हराने की यही खुशी उस वक्त मेरी जिंदगी का एकमात्र आनंद था। खुशी के मारे हंस पड़ा मैं। बहुत दिन से नहीं हंसा था मैं, इतनी जोर से तो किसी भी हाल में नहीं हंसा था। अपनी हंसी से मैं खुद ही चौंक पड़ा। अचानक आईने में वही परछाई, कुछ ही सेकंड के लिए, मगर वही परछाई। तुरंत ही जेब से पिस्तौल निकाली और पलटकर कमरे का दरवाजा बंद करने गया। दरवाजा बंद करते हुए मेरी पीठ आईने की तरफ थी। तभी पीछे से वही सीटी की आवाज। महसूस हुआ
आईने से निकलकर वो मेरे एक बहुत करीब आता जा रहा है। सोचा अपने सिर पर गोली मारने से मेरे पीछे खड़ा वो भी मरेगा। एक ही वार में शिकार और शिकारी दोनों खत्म। क्या कर रहा हूं ये बिना सोचे ही रिवॉल्वर निकालकर एक गोली दाग दी। शायद हाथ कांप गए थे। पीछे से एक भयानक सी हंसी की आवाज आई। महसूस हुआ मेरी इस असफलता पर अशरीरी हंस रहा है। घर में बारूद की गंध फैली थी। सारा कमरा जैसे घूम रहा था और उसके बाद चारों तरफ अंधेरा फैल गया। जब होश आया तो भीकू मेरे सिर के पास बैठकर हवा कर रहा था। पास ही दरबानजी खड़े थे। गांव में एक तार भिजवाकर मैं फिर से सो गया। अगली सुबह जब उठा तो घर से कुछ लोग वहां आ गए थे। मैंने उनसे कहा मुझे आज ही गांव ले चलो। उसके बाद मैं गांव आ गया। आज इस घटना को करीब 6-7 साल हो चुके हैं। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। शरीर की यादें धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकलती जा रही, मगर आज तक मुझे अपनी इस घटना का कोई भी जवाब न मिला। डॉक्टर कहते हैं नर्वस शॉक, साइकाइट्रिस्ट कहते हैं सब कुछ सब्जेक्टिव रिएक्शन है, और दोस्त कहते हैं मैं उलझुल बातें फैला रहा हूँ। मगर मैं जानता हूँ, मैंने खुद भोगा है इसे, इसलिए मैं जानता हूँ कि सब कुछ सत्य था, अटल सत्य। न जाने कैसे उस शरीर के मोहपाश में मैं बनता चला जा रहा था। उस रात उस गोली ने मुझे इस मोहपाश से मुक्त कर दिया। मुझे पाश में बांधने में असफलता ने अशरीरी के धिक्कार भरी हंसी के माध्यम से मुझे दुत्कारा था। मगर आज भी मेरे दोस्त कहते हैं वो सब तुम्हारी कल्पना है। जिसे तुम धिक्कार भरी हंसी कह रहे हो वो वास्तव में गोली लगने से कांच के टूटने की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं थी।